नमस्कारः। मैं सुबोध कुमार कोठियाल फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत लर्निंग में। प्रिय पाठकों, पिछली कक्षा में हमने संस्कृत वर्णमाला भाग 1 के अंतर्गत स्वर वर्णों के बारे में जाना। आज हम व्यंजन वर्णों के बारे में जानेंगे। व्यंजन वर्ण हम शुरू करें उससे पहले फिर से हम आते हैं माहेश्वर सूत्रों पे, और मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो आज मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान करने जा रहा हूँ कि आप किस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। आज मैं ये आसान करने जा रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें और आपको ये सारे वर्ण माहेश्वर सूत्रों के अनुसार भी याद रहें। तो चलिए, ऐ उण रील रिक ए ओंग आई औच। ऐ उण रील रिक ए ओंग आई औच। हय वरट लण यमगणनम। जवय गढ़दश जब गढ़दश। जवय गढ़दश जब गढ़दश। खफ छठ थ चट तव। कपय सससर हल। कपय सससर हल। तो आप इस प्रकार सारे माहेश्वर सूत्रों को याद कर सकते हैं। और मैंने एक बात बताई थी कि जो स्वर वर्ण होते हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और वो वर्ण है अ ई उ रील री ए ओ आई औ। अर्थात ये जो 9 वर्ण हैं ये हमारे स्वर वर्ण हैं, अर्थात अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण हैं। और इन्हीं से हम मिलान करके, या मिलान के लिए कहते हैं संधि करके, हम दीर्घ आ ई उ री वर्णों को बनाते हैं। ठीक है, तो जो मूल स्वर हैं वो हैं अ ई उ री री, और जो संधि स्वर हैं वो हैं आ ई उ री ए आई ओ औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, इनको संधि स्वर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिला के हमारे कितने स्वर हुए? 13। लेकिन ध्यान रहे कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमारे कितने स्वर हैं? मात्र 9। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 हैं, और वैसे में 13 हैं। ठीक है, क्योंकि संधि करने के बाद 13 स्वर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा था कि जो व्यंजन वर्ण हैं वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब हल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होता है? तो हल प्रत्याहार हय वरट के ह से हल के लौ तक होता है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो यहाँ पे हलंत वर्ण हैं, जो पीछे हलंत वर्ण हैं, इनकी इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात ये हट जाते हैं, ये दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे? ह य व र ल य म गण न झभ घढ़ ध जब गढ़ द खफ छठ थ चट त कप श श स। क्योंकि ह पहले आ चुका है इसलिए हम ह को दो बारी नहीं लेंगे। तो ये हय वरट के ह से लेकर हल के लौ तक हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन हमारे आ जाते हैं। और जो और व्यंजन होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, है ना? तो आप ये याद कर लें, और ये याद करने से क्या होगा कि आपको ये आसानी से याद भी रहेंगे। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि कई बार किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो वो कहते हैं कि मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, उस पर आप शर्मिंदगी उठाते हैं, आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, तो आपको संस्कृत नहीं आती है उस पर तो आपको, अब आप ही ये लगा लें कि आपको संस्कृत आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ आपको संस्कृत भी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आप, संस्कृत तो आपकी पहली भाषा है, आपके देश की, आप देश की नहीं पूरे विश्व की पहली भाषा संस्कृत है। तो संस्कृत आपको अवश्य आनी चाहिए।
और अगर आपको संस्कृत आती है तो आपको किसी भी भाषा के ना आने पर शर्मिंदगी कभी नहीं होगी। हाँ, हर भाषा की ज़रूरत पड़ती है। हर जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं, जितनी ज़्यादा भाषाएं आप सीखते हैं उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए है, लेकिन संस्कृत को ज़रूर सीखिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजन पे। जो स्वर होते हैं वो उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, क्योंकि स्वरों में आप किसी की सहायता नहीं लेते हैं उच्चारण करने के लिए। आप अ का उच्चारण कर रहे हैं तो अ का उच्चारण कर रहे हैं, उसमें आपको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, जो हल वर्ण होते हैं, उनका उच्चारण करने के लिए आपको हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वरों की आवश्यकता। बिना स्वरों के सहायता से आप व्यंजनों का उच्चारण कर ही नहीं सकते, और कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे स्वर आप आगे से बोलें चाहे पीछे से बोलें, लेकिन आपको स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। अच्छा देखिए, व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे आपने स्वर तीन प्रकार के पढ़े थे, कौन कौन से? ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ऐसे ही व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं, और वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, आप बोल भी सकते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अर्थात जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। अब ये स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं पहले आप ये जान लें। तो स्पर्श वर्ण होते हैं, कहते हैं कादयो मवसानः स्पर्शः, यानी क से लेकर म तक जो वर्ण आते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब क से लेकर म तक कौन कौन आते हैं? तो एक आसान सा तरीका इनको याद करने के लिए, कु चु टू तू पू, कु चु टू तू पू। अर्थात कु से क वर्ग, चु से च वर्ग, टू से ट वर्ग, तू से त वर्ग और पू से प वर्ग। ठीक है, ये इनका क्रम है कि पहले क वर्ग आता है, फिर च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, फिर त वर्ग आता है, फिर प वर्ग आता है। तो देखिए क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये ध्यान रखें, प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण आते हैं। आप देखिए क वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो क, ख, ग, घ, ङ। ये जो ङ है इसको अक्सर बहुत सारे लोग गलत उच्चारण करते हैं। कभी ड़ का उच्चारण करते हैं, कभी ण का उच्चारण करते हैं, कभी कंकतम लिखा होता है तो उसको कणकतम पढ़ते हैं, या गंगा लिखा होता है तो उसको गड़गा पढ़ते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखें, ङ अलग है और ड़ अलग है। फिर च वर्ग पे आते हैं, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए, ये आपके 5 वर्ग वर्ग हो गए, कुचु टू तुपु। ठीक है, 5 वर्ग हो गए आपके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पांचों वर्गों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण आते हैं। तो 5 वर्ण हैं, क से लेकर म तक टोटल कितने हो गए? 5 पंजे 25, यानी पूरे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब इनको स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं? तो इनको स्पर्श वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में तालु आदि उच्चारण स्थानों का स्पर्श होता है। और ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। इसको ध्यान रखें। अगले हैं हमारे अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण। अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं पहले ये देख लें। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, य, व, र, ल, यानी यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं ये आपने देख लिए, य, व, र, ल।
ठीक है, हयवरट के य से लेकर लण के ल तक। ठीक है, ये हमारे अंतस्थ वर्ण है। और अंतस्थ इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर न निकलकर अंदर ही विद्यमान रहती है। आप य बोलिए, य य। आगे हाथ लगाइए, आपके मुख के आगे हाथ ले जाइए, हथेली को ले जाइए, और जब आप य बोलेंगे तो आपके हाथ पे वायु का दबाव नहीं पड़ेगा, वायु स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि वो वायु अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, या आप र बोलें, ल बोलें, व बोलें, व, य, र, ल, व। ठीक है, आप इनका उच्चारण जब करेंगे तो इसमें आपके मुख से वायु बाहर न निकलकर अंदर ही रह जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ये कितने हैं? 4। तीसरा जो भेद है वो है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं पहले ये देख लें। तो कहते हैं शलोष्माणः, यानी शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? शल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो शशसर हल, ये आपने पढ़ा था ना, शशसर हल, यानी श, श, स और ह। ये 4 वर्ण हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और ये ऊष्म वर्ण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में मुख में से ऊष्मा का निकास होता है, यानी ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। ठीक है, अतः इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब कैसे देखिए, एक बार श बोलिए, श, स, श, श, स, ये बोलिए तो आपके मुख से गर्म वायु निकलेगी। ये गर्म वायु निकलने के कारण ही इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो अब देखें कि हमारे टोटल कितने व्यंजन हो गए, क्योंकि व्यंजन वर्ण कितने हो गए। अब देखिए, जो हमारे स्पर्श वर्ण हैं वो हमारे 25 हैं, और जो हमारे अंतस्थ वर्ण हैं वो हमारे कितने हो गए? 4। तो 25 से 4 29। और जो हमारे ऊष्म वर्ण हैं वे भी 4 हैं, तो 29 से 4 33। यानी टोटल हमारे कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। किसमें? व्यंजन में, या हल प्रत्याहार में। आप ये भी कह सकते हैं, हल प्रत्याहार में 33 वर्ण होते हैं। ठीक है, और व्यंजन में भी 33 वर्ण होते हैं, यानी स्वर 9 और व्यंजन 33। तो टोटल कितने हो गए? 42 वर्ण हमारे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत में होते हैं। ठीक है, अब आगे देखें कि कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं। आपने देखे होंगे कि कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं, यानी जो 2 वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब संयुक्त वर्ण जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र और द्य। अब ये कैसे होते हैं? देखिए, क्ष कैसे बनता है? तो क जमा श, क जमा श, क्ष, कक्षा, कक्ष, क्षत्रिय। ठीक है, ये शब्द इनसे बनते हैं। ऐसे ही त्र, त जमा र, त्र, छात्र, पत्र, गोत्र, ऐसे शब्द इससे बनते हैं। ज्यों, ज जमा यों। बहुत सारे लोग इसको ग्यों पढ़ते हैं, और कभी कभी मैं भी इसका उच्चारण ग्यों से ज्ञानी ही करता हूँ। वैसे ग्यों को भी आप मानक रूप दे दिया गया है। अब ग्यों का उच्चारण कोई करता है तो उसे अशुद्ध नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यह अशुद्ध तो है। उच्चारण की दृष्टि से तो बहुत ही अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि ये बनता है ज जमा यों से, और हम इसका उच्चारण करते हैं गौ जमा यों। ठीक है, तो इसलिए ज्यों, ज जमा यों। श्र,
श जम र श्र, श्री, श्रीमान, मिश्र, श्रीमती, ऐसे शब्द इससे बनते हैं। द्य, द जमा य, द्य बनता है। विद्या, विद्यालय, विद्याभवनम। हल वर्ण के लिए आप देख रहे होंगे कि हर अक्षर के नीचे एक छोटा सा चिन्ह लगाया हुआ है। यह चिन्ह किसका है? ये हलंत का चिन्ह है। और हलंत का चिन्ह का मतलब क्या होता है? हलंत मतलब क्या होता है? हलंत का मतलब होता है जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यानी सारे व्यंजन ही हलंत हैं। जब उनमें स्वर जुड़ जाता है तब वो हलंत नहीं रह जाते, तब वो हलंत जमा स्वर हो जाते हैं, यानी व्यंजन जमा स्वर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। अयोगवाह। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह इस प्रकार होता है और विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार होता है। ठीक है, अनुस्वार हमेशा स्वरों के ऊपर लगते हैं और विसर्ग हमेशा स्वरों के बाद लगते हैं। अर्थात व्यंजन पे कभी भी अनुस्वार या विसर्ग नहीं लगते हैं। जैसे कंसह। कंसह में क में जो अ है उसके ऊपर ही अनुस्वार लगा है, और सह में जो विसर्ग है वो स के बाद जो अ है उसके बाद ही विसर्ग लगा है, यानी क में अनुस्वार नहीं लगा है, स में विसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, तो कंसह। रामः। रामः म के बाद विसर्ग है, यानी हम कहने में तो ये कहते हैं कि म के बाद विसर्ग है, लेकिन वस्तुतः ये म के बाद विसर्ग ना होके अ के बाद विसर्ग है। रामः। तो इस प्रकार आज आपने वर्णमाला के व्यंजन वर्णों को पढ़ा और साथ ही साथ अयोगवाहों को भी पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो भी समझाना चाहा आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे और मैं आगे भी नई नई चीज़ें आपको सिखाता रहूं। धन्यवाद।